नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। संघर्ष के 60 दिन पूरे हो गए हैं। तो आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को आज 2 महीने पूरे हो गए हैं और 24 फरवरी से रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले शुरू किए थे, जो आज भी जारी हैं। और इन 2 महीनों में रूस ने यूक्रेन को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कई शहरों को कब्जे में ले लिया, हजारों लोग मारे गए और इस युद्ध में खूब खून बह रहा है। सेना के जवानों से लेकर बच्चे बुजुर्ग तक बेमौत मारे गए और यूक्रेन के कई शहरों में तो इंसानियत तार तार हो गई। यूक्रेन का आरोप है कि बूचा शहर में रूसी सैनिकों ने मौत का तांडव जो दिखाया, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। महिलाओं, लड़कियों के साथ रेप और गैंग रेप किया, बेदर्दी से आम नागरिकों को सिर में गोली मारी, कईयों को जिंदा जला दिया और कई दिन तक सैकड़ों शव सड़कों पर बिखरे पड़े रहे। इस जंग में एक तरफ पुतिन की परमाणु संपन्न सेना है तो दूसरी तरफ छोटा सा देश यूक्रेन, और जिसे पश्चिमी लगातार सहायता पैकेज और हथियार मुहैया करा रहे हैं। इस युद्ध में अब दोनों देश जीत दर्ज करने के लिए बेचैन हैं और इस बीच रूस यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक डोनबास पर अब करने वाला है। और इलाके में हमले को लेकर डोनबास सायरन ने लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो ये रहा 2 महीने का हाल, जहां पर 2 महीने से ये भीषण तबाही हम लगातार यूक्रेन में देख रहे हैं रूसी सैनिकों की तरफ से। और अब हम आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटे में आखिर क्या कुछ हुआ है और किस तरह से घटनाक्रम घट रहा है, कहां पर किस तरह से तबाही का मंजर जारी है। बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ उसकी तस्वीर भी अब हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच यहां पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस बीच यहां पर आपको बता दें जो अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं वो 60वें दिन भी रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और ये युद्ध लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहला दिन और पहले दिन के बाद से जिस तरह की तस्वीरें लगातार हमने देखी, 60वें दिन भी उसी तरह की भयानक तस्वीरें देख रहे हैं। ओडिशा में, जी हां, यूक्रेन के ओडिशा में 200 सैनिकों को मारने का दावा जो कि किया गया है यहां पर रूसी सैनिकों के द्वारा। और इस बीच यहां पर रूस ने अमेरिका, ब्रिटेन से मिले हथियार को तबाह कर दिया। जो हथियार अमेरिका ने पहुंचाए, ब्रिटेन ने पहुंचाए, उन हथियारों को तबाह कर दिया है रूसी सैनिकों ने। और रूसी सैनिकों ने दोनेत्स्क की ओर तेज किए हैं हमले। और ये बड़ी जानकारी, मैरियोपोल, खार्किव, इरपिन, बूचा शहर, ये तमाम शहर जो कि खंडर में पूरी तरह से तब्दील हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन सीमा पर तैनात किया इस्कंदर मिसाइल सिस्टम, बेहद खतरनाक मिसाइल सिस्टम है ये। और इस बीच आप इसके मायने क्या है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और साथ ही रक्षा मंत्री का जो यूक्रेन दौरा है वो आज यूक्रेन दौरे पर हैं। तमाम हालातों को भी देखेंगे और प्रतिबंधों के बाद रूस ने अपना आर्थिक डेटा का जो प्रकाशन है उसको बंद कर दिया है, क्योंकि पश्चिमी देशों की ओर से तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उसके बाद यहां पर आर्थिक डेटा का जो प्रकाशन उसको बंद कर दिया और कहा जेलेंस्की ने अगर हमें हथियार मिलेंगे तो हम अपनी जमीन वापस ले लेंगे। ये दम लगातार भरा जा रहा है यूक्रेन की ओर से, जेलेंस्की की ओर से ये दावा लगातार कर रहे हैं। और इस बीच यहां पर पश्चिमी देशों ने हथियारों की सप्लाई में और ज्यादा भारी बढ़ोतरी कर दी है। ये वृद्धि लगातार हो रही है। लगातार अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी, तमाम जो देश हैं वो लगातार यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहे हैं हथियार से। आर्थिक तौर पर भी मदद की जा रही है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर लगातार ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो अपडेट निकलकर सामने बीते 24 घंटे में आखिर क्या कुछ हुआ। और इसी के साथ यहां पर बड़ी खबर आपको बताते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह की वो तस्वीरें अब देखने को मिल रही है। हारती यूक्रेन की मदद के लिए अब आगे आया है ब्रिटेन और ब्रिटेन यूक्रेन को ड्रोन और एंटी टैंक का हथियार देगा। इस बीच यहां पर कीव में दोबारा खोले को दूतावास के लिए ब्रिटेन पूरी तरह से तैयार है, जो कि ब्रिटेन ने पहले ही कह दिया था। और बोरिस जॉनसन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और जो यूक्रेन 60 दिन में हम लगातार देख रहे हैं हारता हुआ नजर आ रहा है और ब्रिटेन यूक्रेन को अब ड्रोन और एंटी टैंक हथियार देगा। ये और कीव में दोबारा से यहां पर जो कि अपना दूतावास शुरू करने जा रहा है ब्रिटेन। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, युद्ध अपराधों के सबूत मिटा रहे हैं। लेकिन इस बीच यहां पर ब्रिटेन में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग मिल रही है। कीव में दोबारा खोलने को लेकर यहां पर दूतावास के लिए ब्रिटेन पूरी तरह से तैयार भी है। बोरिस जॉनसन ने पुख्ता तैयारी भी की। तमाम ये अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आखिर
चल क्या कुछ रहा है? युद्ध अपराधों के सबूत इकट्ठा कर रहा है यूक्रेन। और इस बीच यहां पर एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी सेना का नरसंहार लगातार हो रहा है और ओडिशा में 200 सैनिकों को मारने का दावा किया यहां पर। और अमेरिका और ब्रिटेन से मिले हथियार भी तबाह कर दिए हैं। कई बख्तरबंद वाहन जो कि भेजे गए थे समेत यहां पर 30 से ज्यादा वाहन भी रूसी सैनिकों ने नष्ट कर दिए। और बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है यूक्रेन को, और शुरुआत से अब तक लगातार नुकसान हो रहा है। और इस बीच यहां पर इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, कौन करेगा? क्योंकि इस बीच यहां पर नुकसान तो दोनों देशों को हो रहा है। और इस बीच यहां पर कई बख्तरबंद वाहनों समेत 30 से ज्यादा जो वाहन है वो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जंग के मैदान से। वो तबाही का मंजर जिस तरह से लगातार देख रहे हैं बीते 60 दिन। जी हां, 60 दिन छोटा मोटा दिन नहीं, बल्कि 60 दिन बहुत ज्यादा दिन होते हैं। और 60 दिन से ये तबाही यूं ही बदस्तूर जारी है। और किस तरह से ये तबाही का मंजर लगातार देख रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये तस्वीरें जब यहां पर यूक्रेन पर लगातार बमबारी की जा रही है, लगातार उन शहरों को खंडर में तब्दील किया जा रहा है। ये वो शहर है, ये स्टील प्लांट, जहां पर मारियुपोल में स्टील प्लांट में तमाम वो सैनिक छुपे हुए थे। आम जो लोग हैं, जो सिविलियन है, वो यहाँ पर छुपे हुए थे। वो लगातार यहाँ पर शरण भी लिए हुए थे, लेकिन इस बीच यहाँ पर यूक्रेनी सैनिक छुपे हुए थे और इस स्टील प्लांट को निशाना भी बनाया और इसको ध्वस्त भी किया। और इसके बाद यहाँ पर मारियुपोल से जाने को लेकर विमर्श भी कर दिया। मारियुपोल पूरी तरह से जो कि अब रूस के कंट्रोल में आ चुका है, ये दावा लगातार यहाँ पर किया जा रहा है पुतिन की ओर से, क्योंकि पुतिन ने कुछ दिन पहले ही बधाई भी दी। और इसके बाद ये अलग अलग वो तस्वीरें भी आप देखिए टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से तबाही का ये मंजर, धुएं का गुबार और आग के ये गोले आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मिसाइल दागी गई। और ये किस तरह से वो तमाम शहर, खार्किव, मारियुपोल और इसी के साथ दोनेत्स्क, डोनबास, वो तमाम शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इमारतें धराशायी हो गई, अस्पताल पूरे खंडर में तब्दील हो चुके हैं और लाखों लोग जो कि शरण लेने के लिए मजबूर हैं। 50 लाख से ज्यादा लोग, जी हाँ, 50 लाख से ज्यादा लोग अब तक शरण ले चुके हैं, शरणार्थी बन चुके हैं अन्य देशों में। लेकिन दूसरी ओर शांति की क्या कोशिश हो रही है, या फिर कोई ऐसा देश भी है जो इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है? ये कोई ऐसा देश जो नहीं चाहता कि ये युद्ध समाप्त हो या ये युद्ध खत्म हो। लेकिन इस बीच यहां पर रूस लगातार ये बात कह रहा है, अगर यहां पर सरेंडर करने को तैयार हो जाए रूस, तो हम निश्चित तौर पर ये जंग रोक देंगे। तो क्या कुछ आगे होगा, और क्योंकि 60 दिन पूरे हो चुके हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। तारुफ करा देते हैं सबसे पहले हमारे साथ टीपीएस त्यागी सर, रक्षा विशेषज्ञ हैं सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ बीएस निगम सर हैं, पूर्व राजनायक हैं सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जय सोडी साहब है, रक्षा विशेषज्ञ सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों को सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले त्यागी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि 60 दिन पूरे हो गए हैं, तबाही पहले दिन की तरह आज भी लगातार जारी है, काफी लोग, लाखों लोग प्रभावित हुए। अब 2 महीने के बाद त्यागी सर, युद्ध की आगे की क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? देखिए, पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में जो तबाही हुई है, और खास तौर से, मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल सर, आ रही है, आप बोलिए। अच्छा, पिछले 24 घंटे में जो यूक्रेन में तबाही हुई है, और खास तौर से ईस्टर्न यूक्रेन में ऐसी तबाही पिछले 10 दिन में मिलाकर भी नहीं हुई। कारण ये कि अब समय निकलता है। रशिया ने 9 मई फिक्स कर रखी है अपने विक्ट्री डे की, और रशिया जो अब चाहता है वो दिखाई भी दे रहा है। उसके ऑब्जेक्टिव बहुत हो गए, मगर पहला ऑब्जेक्टिव जिसमें उसे सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, वो ये है कि बेलग्रोड से लेके ये उसका एक मिलिट्री स्टेशन है रशिया का, और दूसरा क्रीमिया में उसका नवल स्टेशन है सेवेस्टोपोल। तो बेलग्रेड से लेके सेवेस्टोपोल तक उसे एक लैंड रूट बनाना है, ताकि ये लैंड रूट जो करीब 900 किलोमीटर लंबा है,
अब उसे पहुंचने में 1800 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है। ये करने से उसके पास एजोव सी पे भी कंट्रोल हो जाएगा और ब्लैक सी पर भी कंट्रोल हो जाएगा। और इसीलिए अब डोनबास हो या खार्किव हो या ओडेसा हो और या उसके बाद जो इसका आगे का प्लान है मोल्डोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया ये हो, ये सब उसके प्लान में आएंगे। और ये जो और है बाकी जैसे मोल्डोवा वगैरह है, ये बहुत वीक देश हैं। इनको तो लेने में 48 घंटे भी नहीं लगेंगे। ऐसे ही ट्रांसनिस्ट्रिया में उसके ऑलरेडी ट्रूप तैनात है। मीन्स उसका लैंड रूट फ्रॉम बेलग्राद टू सेवास्टोपोल ये उसका एम है और जिसमें वो सफल होता दिखाई दे रहा है। उसने अभी तक रशिया ने अपने बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब उसने जिस रफ्तार से और जिस इंटेंसिटी से कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, तो उसने क्या नाम ये इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, सरमट का भी परीक्षण कर लिया। जी तो मगर एक बात जो आप कह रहे थे भाई, अमेरिका और ब्रिटेन ने और ये सारे नेटो कंट्रीज ने क्या कहा, हम तुम्हें और हथियार देंगे, हम तुम्हें और हथियार देंगे। क्या इनमें से किसी ने भी युद्ध को रोकने की कोशिश की? इनके हथियार देने का मतलब ये है कि ये युद्ध को और भड़काना चाहते हैं। और यूक्रेन में करीब 4 करोड़ लोग पहले ही बिलो पॉवर्टी लाइन आ चुके हैं। करीब 1 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं। जो विस्थापित हुए हैं उसमें ज्यादातर उनकी वो भूरी बालों वाली और आंखों वाली औरतें हैं या लड़कियां हैं और जिनका ट्रैफिकिंग शुरू हो गया है। आप इमेजिन कीजिए कि इस यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इसकी फोरसाइट क्या कही जाए, इसको कैसे माना जाए। इसने अपने देश को बर्बाद करवा लिया दूसरे देशों के कहने पे। क्या ये जानता नहीं कि उधार की ताकत वक्त पे काम नहीं आती? अब अमेरिका ने अपने हथियार दे दिए, वो नष्ट हो गए। 200 सैनिक उसके पास पहले ही बचे हुए कम है, ओडेसा में वो भी नष्ट हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब यूक्रेन के बस की रिएक्शन करना नहीं है। अब इसके बावजूद भी वो ये कह रहा है कि अगर मुझे हथियार दे देंगे तो मैं अपनी जमीन वापस ले लूंगा। जमीन वापस तो जब लेंगे जब जमीन वापस लेने के काबिल आप होंगे। सर सुन रहे हैं किस तरह के स्टेटमेंट आए हैं। अमेरिका ने कहा कि अगर रशिया ने ये अपना अटैक बंद नहीं किया तो हम, ब्रिटेन ने कहा तो हम नेटो की परमिशन के बगैर एटॉमिक अटैक कर देंगे। तो पता रशिया कहता है कि अगर नेटो रिएक्शन करने के काबिल होगा तो हम तो आप ये करेंगे। यानी कि खुला एक दूसरे को कहता है कि अगर ये जेलेंस्की अब भी सरेंडर कर दे तो ये रुक सकता है, अन्यथा अगले एक आध हफ्ते के अंदर ही या तो युद्ध खत्म होगा या बाद में बदलेगा। जी चलिए त्यागी सर, आपने यहाँ पर ब्रिटेन का जिक्र किया, मैं ब्रिटेन पर भी आऊंगा, लेकिन सोडी सर, गैंगरेप, रेप, खून, दहशत सब कुछ देखने को मिल रहा है और सब कुछ देखा हमने बीते 60 दिन में। अब आप क्या एसेस कर रहे हैं कि अब आगे और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? सोडी सर। जय संभव जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। संदीप जी, पिछले 24 घंटे में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो घटी है वो ये है कि रूस के जो सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमांडर हैं जनरल रुस्तम मिनीकेव, उन्होंने ऐलान किया कि अब रूस का जो मकसद है लड़ाई में वो है डॉनबास के इलाके को, मैरिउपोल, मेलिटोपोल, क्रीमिया और मोल्डोवा में एक रीजन है, एक एरिया है ट्रांसनिस्ट्रिया, ये पूरे एरिया को लिंक करना। इससे कल पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया और मोल्डोवा ने रूस के राजदूत को बुला के अपना गुस्सा जाहिर किया कि अब लड़ाई में उन्होंने ट्रांसनिस्ट्रिया के इलाके को भी जोड़ लिया है। तो ये जो कल इतनी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आई है रूस के सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमांडर से, ये अब दर्शाती है कि रूस ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो कीव पे तो कब्जा कर नहीं सकता है, तो अब इसको डॉनबास के इलाके को और लैंड कॉरिडोर जो क्रीमिया को जाता है उसको उन्होंने अभी कब्जा करना है, ताकि वो एक अपना एक फेस सेवर दिखा सकें, अपना एक मुंह को बचा सकें कि उनका जो एम था वो सक्सेसफुल हो गया। लड़ाई अब उस मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां पे दोनों देश असल में थक चुके हैं, लेकिन यूक्रेन को रोज नए नए हथियार सप्लाई हो रहे हैं, तो यूक्रेन का जो लड़ने की क्षमता है वो अब बढ़ती जा रही है और रूस
थोड़ा सा पीछे बैक फुट पे होता जा रहा है। अभी कल ही यह ऐलान हुआ कि जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, हाँ। वो अगले हफ्ते रूस जाएंगे, राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे, हाँ। और फिर राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास आएंगे, हाँ। और मध्यस्थता की कोशिश करेंगे कि लड़ाई खत्म हो। हाँ। क्योंकि अब रूस के पास कोई चारा नहीं बचा है कि वो लड़ाई को खत्म करे, क्योंकि अब वो उसके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे उनमें से तो कोई अचीव हुआ नहीं। हाँ। तो उसको डॉनबास की इलाके पे कंट्रोल करके उसने अपना फेस सेवर करना लेकिन है। सोढ़ी सर, आपने यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस की बात की, वो रूस जाने वाले हैं, उसके बाद वो यूक्रेन भी आएंगे, लेकिन अब जेलेंस्की उस पर भी भड़क गए हैं। उनका यह भी कहना है कि गुटेरेस को आने तो पहले वो कीव आए, आखिर मॉस्को में थोड़ी तबाही हो रही है, मॉस्को में थोड़ी लाशें बिछी हुई है, आना है तो सबसे पहले कीव आए। बिल्कुल संभव जी, देखिए जेलेंस्की का ये कहना सही है कि पहले उनको आना चाहिए कीव देखने के लिए वहां पे क्या बर्बादी हुई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल को यह भी पता है कि रूस एक बड़ा देश है, रूस एक आक्रामक देश है जिसने यूक्रेन में आक्रमण बोला है। हाँ। तो वो संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी जनरल सही कर रहे हैं पहले रूस जाके, हाँ। क्योंकि पुतिन का गुस्सा ठंडा करना पहले जरूरी है, ताकि जो लड़ाई खत्म हो वो रूस की तरफ से भी पहल हो, और उसके बाद वो जेलेंस्की आएंगे। तो मेरे को तो ये लगता है कि जो सेक्रेटरी जनरल ने किया है कि वो पहले रूस है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र का भी एम यही है कि ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो। हाँ, चलिए निगम सर नमस्ते, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि अब आगे की जंग पश्चिमी समर्थन और अब हथियारों की आपूर्ति पर निर्भर हो चुकी है पूरी तरह से। देखिए संभव जी, आगे जो युद्ध की स्थिति होने वाली है, जो नेक्स्ट 15 दिन होंगे, वो पिछले 60 दिनों के मुकाबले बहुत खतरनाक होने वाले हैं। हाँ। क्योंकि कितने भी नाटो चाहे कितने भी हथियार दे दे, ये तो युद्ध को और भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनका इरादा को ये तो है नहीं कि युद्ध खत्म हो जाए। हाँ। है ना, ये तो आग लगी हुई है, उसमें घी डालने का काम बराबर कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक देश को जबरदस्ती तबाह किया जा रहा है। हाँ। ठीक है ना, इसमें रूस का भी नुकसान हो रहा है। औसतन 500 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से उनके लोग मारे जा रहे हैं, और जेलेंस्की के पास में तो कुछ बचा हुआ नहीं है। वहां तो शहर के शहर तबाह हो गए हैं, वहां महिलाएं बच्चों तक का नरसंहार हो रहा है। ऐसे में अगले जो 15 दिन होंगे वो इतने भयानक होने वाले हैं कि रूस ने लगभग जो उसके स्ट्रेटेजिक हथियार थे वो सारे यूज कर लिए। अब जो हथियार बचे हुए हैं वो और भी खतरनाक हैं। हाँ। जाहिर है कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और अपनी इस छोटी सी पराजय भी हुई है, उसकी पराजय को एक विजय में बदलने के लिए वो जरूर ऐसे काम करेगा जो मानवता के बहुत खिलाफ होंगे, और वो जा भी सकता है उस हद तक जहां तक न्यूक्लियर की बात है। यद्यपि उसने कहा है कि वो न्यूक्लियर का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन पुतिन की बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और अब उनके पास में जो परमाणु युद्ध की एक स्थिति है वही बची हुई है, और वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। जी। तो निगम सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि युद्ध का विस्तार होगा तो आगे आने वाले समय में दुनिया के हर मुल्क जो कि क्या दो खेमे बढ़ते हुए नजर आएंगे। निगम एक धड़े बन चुके हैं। हाँ। अभी आप जब G20 की मीटिंग होगी, अब आप देखेंगे जो नेक्स्ट होने वाली है, और अभी देखते हैं 26 को यूएनओ के जो सेक्रेटरी आ रहे हैं वो क्या कहने वाले हैं, है ना। वो एक एजेंडा लेकर के आ रहे हैं, अपील तो करेंगे ही बंद करने की, लेकिन बंद करना इतना आसान नहीं होगा। ये युद्ध ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि रूस पीछे हट नहीं सकता, और यूक्रेन के पास कुछ बचा नहीं है, ठीक है। उसके पास में अगर बचा है तो एक इज्जत बची हुई है, एक राष्ट्र प्रेम बचा हुआ है, जिससे वो अपने देश के युवाओं को, सैनिकों को और उसकी जनता को अभी भी अपने साथ जोड़े हुए हैं जी। लेकिन ऐसा रूस के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है जी। ये पश्चिमी मीडिया है जो रूस की बुराई करती है, और सारा जो इंफॉर्मेशन युद्ध हमने देखा है इन 60 दिनों में वो बड़ा एक तरफा रहा है। वो सारा दोष रूस के ऊपर मढ़ना चाहते हैं, जबकि बराबर के शरीक जो है वो यूक्रेन भी रहा है। जी त्यागी सर, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया था ब्रिटेन का,
और इस बीच यहाँ पर रशिया का दावा है, रशिया मीडिया की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर युद्ध में, यूक्रेन युद्ध में अब ब्रिटेन के जो सैनिक हैं उनकी भी एंट्री हो गई है। ब्रिटेन के जो सैनिक हैं वो यूक्रेन की सेना की वर्दी में पहनकर हमला कर रहे हैं। यस, ब्रिटेन सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है नेटो देशों में। ब्रिटेन ने अपने 50 सैनिक भेजे इस नाम पे कि हम यूक्रेनियन सैनिक को ट्रेनिंग देंगे। ब्रिटेन ने अपने हथियार भेजने के लिए भी कहा और शायद भेजे हैं उसने। लेकिन ब्रिटेन के इन हथियारों को भेजने का इस समय कोई यूज नहीं हो पा रहा है। कारण उसका ये है, जैसा अभी छोटी साहब ने भी कहा, इन्होंने भी बताया कि रशिया अब उन हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है जिनके सामने ये छोटे हथियार ब्रिटेन क्या दे रहा है, लाइट एंटी टैंक गन्स या उनकी जैवलिन मिसाइल है या स्टिंजर मिसाइल है, हो गया। वो जब बहुत लो लेवल के ऊपर हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते थे उसकी काट निकाल ली। सर एक बात समझिए, आप ये कह रहे थे कि यूक्रेन ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के पास जितने हथियार हैं वो सोवियत यूनियन की विंटेज के हैं, यानी कि उन हथियारों की काट ऑलरेडी रशिया जानता है। लिहाजा यूक्रेन ने जो भी इस्तेमाल किए हैं हथियार, वो वेस्ट के ही हथियार इस्तेमाल किए हैं और वो अब इस कंडीशन में नहीं है कि रूस का मुकाबला कर सकें। यूक्रेन ने अपने आप को खुद बर्बाद किया है। पहली बात तो ये बताइए, आज तक ये बात कहीं सामने नहीं आई। सेल्फ सैबोटेज के जितने केस यूक्रेन में आए हैं इतने हमने किसी युद्ध में नहीं देखे। हर छोटे से इंस्टांस के ऊपर रशियन फौज आगे ना बढ़ जाए तो यूक्रेन ने अपने पुल को अपने आप उड़ा दिया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कम से कम 50 बार हुआ है। तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करने वाला यूक्रेन खुद है, बर्बाद करने वाला। दूसरा, उसने अपने सिविलियंस को मना करने के बावजूद हथियार दिए। अगर हथियार लेके कोई सिविलियन खड़ा होगा तो रूस की आर्मी उसे सैनिक क्यों ना माने, और क्या उनकी गोली को वो खा ले, लिहाजा उन्हें उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। तो तीसरी बात, मना करने के बावजूद यूक्रेन ने अपने ज्यादातर मिलिट्री पोस्ट और अपने एयर डिफेंस सिस्टम या तो स्कूलों में स्थापित किए या अस्पतालों में स्थापित किए। और जब स्कूलों में और अस्पतालों में इनको नष्ट किया गया तो दुनिया के सामने उसने कहा कि देखिए स्कूलों के बच्चों के ऊपर हमला हो रहा है और अस्पताल में हमला हो रहा है। असलियत में मैं ये समझता हूँ कि यूक्रेन के ये लोग मरे नहीं है, इन्हें मरवाया गया है। और इन्हें मरवाने में खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का हाथ है। और उसको ये समझ में अब तक क्यों नहीं आ रहा कि अमेरिका और वेस्ट के हथियार देने से अगर कुछ फर्क पड़ना होता तो अब तक फर्क पड़ गया होता। क्या रशिया, अब मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए कि अगर यूक्रेन जीत भी जाता है, विच इज इमेजिनरी, तो वो क्या, किसके लिए जीतेगा? क्या है उसके यूक्रेन के पास? और क्या ये हथियार फ्री में दिए जा रहे हैं? सर यही तो इंडस्ट्री है, मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स। लेकिन त्यागी सर, क्या सब कुछ हथियारों के बल पर जीता जा सकता है क्या त्यागी सर? नहीं, केवल हथियारों के बल के ऊपर कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। ये समझना, जब तक कि वो न्यूक्लियर युद्ध ना हो। ये तो मूर्खता दिखती है, जेलेंस्की की मूर्खता दिखती है कि हमको हथियार मिले तो हम ये कर देंगे, हम अपनी जमीनें वापस ले लेंगे। ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि कितने बड़े मूर्ख हैं ये लोग। बिल्कुल 100%। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि ये, इसमें अगर इतिहास कल को लिखा जाएगा तो उसमें जेलेंस्की को सबसे ज्यादा धूर्त लीडर माना जाएगा। भाई अगर एक सिपाही है तो मैं सिपाही, और मैं कहने लगूं कि अच्छा भाई मेरा प्रमोशन नहीं हुआ लिहाजा मैं फौज के खिलाफ बगावत कर दूंगा, क्या एम के लिए बगावत करना उचित होगा? ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि मेरे को नेटो में शामिल कर दो, नेटो में शामिल कर दो। अरे नेटो में शामिल करना क्या इतना बड़ा उद्देश्य था कि उसके लिए आप अपने देश को तबाह करवा दें? दरअसल में इनकी कुछ और चीजें थी, और इनकी जो चीज थी वो ये थी कि इन्होंने बायोलॉजिकल और केमिकल जो रिसर्च सेंटर बनाए हुए थे और जिसमें इन्होंने हथियार बनाए हुए थे और जो अमेरिका के साथ षड्यंत्र करके बनाए हुए थे और जो एक दो नहीं करीब 2 दर्जन से ज्यादा एस्टेब्लिश थे, इनका पता लगा रशिया को 2019 में, लेकिन तब तक पूरी कंफर्मेशन नहीं थी। अब जब कंफर्मेशन हुई तो बताइए, अगर मेरे घर के बराबर में कोई आतंकी आके बैठ जाए तो क्या मैं उसके लिए चुप बैठा रहूंगा? आई विल टेक एक्शन। आपने पढ़ा होगा इंडियन पीनल कोड के अंदर डकैती डालना
अगर ये भी पता लग जाए कि कुछ लोग डकैती डालने वाले हैं तो उन्हें एडवांस में गिरफ्तार किया जा सकता है। बड़ी खबर। बस ऐसा ही है कि ये एक्शन गया, ये अपनी सुरक्षा के लिए लिया गया। अगर उसकी सॉवरेनिटी है तो रशिया की सुरक्षा है। और मैं समझता हूं कि इसमें गलती इनकी है, और गलती ये समझने की है कि अमेरिका और नेटो ये जो बार बार कह रही है कि युद्ध कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। अरे युद्ध खत्म होगा अगर आप ज़ेलेंस्की को बता दें कि वो सरेंडर कर दें, और एक देश को बचाने के लिए अगर एक आदमी का कुर्बानी भी देनी पड़े तो कुर्बानी दे देनी चाहिए। इस समय तो मैं समझता हूँ कि खुद यूक्रेन की जनता ऐसे लीडर को न्यूट्रलाइज कर दे। दिस इज बियॉन्ड इतनी मिजरी बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ नेटो मेंबरशिप? नो। चलिए त्यागी सर आप बने रहिए। और इस बीच यहां पर एक बड़ी खबर भी मिल रही है। बड़ी खबर लगातार यहां पर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से यहां पर लगातार दरिंदगी हो रही है और लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच, रूसी जनरल का दावा यहां पर सामने आया, यूक्रेन के दक्षिण हिस्से को नियंत्रण में लेगा रूस। ये बड़ी बात। और डोनबास क्षेत्र के साथ दक्षिणी हिस्से पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। रूस को मोल्डोवा और साथ ही ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुंच होगी। ये बड़े अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा दावा यहां पर रूसी जनरल की ओर से किया गया है। सोढ़ी सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर हाथ बंधी लाशें बिखरी पड़ी हैं, गोलियों से छल्ले शरीर यहां पर पड़े हुए हैं, कब्रों से लाशें लगातार निकल रही हैं। वो क्रूरता की कहानी लगातार बयां की जा रही है उन तस्वीरों के माध्यम से। क्या लगता है कि यहां पर बेशर्म नुमाइश चल रही है या फिर दुनिया समझदार हो गई है? संभव जी, मैं एक फौजी हूं और मैं फौजी होते हुए बताना चाहूंगा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि युद्ध में दो ही लोगों को क्षति पहुंचती है, एक है जो सैनिक लड़ता है और दूसरा आम नागरिक। हमने यूक्रेन में भी देखा, या तो रूस सेना के या यूक्रेनियन सेना की जवान मर रहे हैं या फिर यूक्रेन का आम नागरिक मर रहा है। लेकिन क्योंकि अब ये लड़ाई छिड़ चुकी है और किसी भी लड़ाई में कोलैटरल डैमेज होता ही होता है। कोई भी जो व्यवसायिक सेना होती है, प्रोफेशनल आर्मी होती है, वो कभी सिविलियन को मारने के लिए ट्रेन नहीं होती है। वो हमेशा दूसरे देश की व्यवसायिक सेना पे आक्रमण करती है। लेकिन जब जंग इतने बड़े लेवल पे लड़ी जाए तो ये होता है कि कोलैटरल डैमेज होता है, सिविलियन बिल्डिंग गिरती हैं, असैनिक लोग मरते हैं। तो जो हम यूक्रेन में देख रहे हैं, जो खून की नदियां बह रही हैं, जो इतनी बर्बादी हुई है, वो सिर्फ कोलैटरल डैमेज की वजह से हुई है। क्योंकि लड़ाई में, जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि प्यार और जंग में सब जायज है। तो ये भी एक जंग है जिसमें हर चीज जायज है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों को इस जंग में जीत चाहिए। क्योंकि सही कहा गया है कि एक लड़ाई में कोई रनर अप नहीं होता है, कोई लड़ाई में कोई सिल्वर मेडल नहीं होता है। या तो आप लड़ाई जीतते हो या आप लड़ाई हारते हो। बिल्कुल सर। और निगम सर मैं आपसे समझना चाहूंगा इस चीज को कि रूसी अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिबंधों का असर शायद अब दिखने लगा है मेरे ख्याल से, और कंपनियों पर भी ताले लगने शुरू हो गए हैं, इसका कितना बड़ा अब असर देखने को मिल सकता है? क्या निगम सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आपकी तो आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। जी निगम सर मैं आपसे ये समझ रहा हूं कि रूसी अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं लगातार रूस पर, उसका कितना ज्यादा असर अब दिखने लगा है, और कंपनियां जो हैं वो कंपनियों पर लगातार ताले लगने भी शुरू हो गए हैं। देखिए आप बात कर रहे हैं इन कंपनियों की। बेसिकली मुझे लगता है जो कंपनियां जिन पर लगाया गया पाबंदी लगाई है, तो मुझे लगता नहीं है कि इन पे कोई विशेष अभी फर्क पड़ने वाला है। तात्कालिक फर्क पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका अपना होल्ड भी होता है मार्केट पर, है ना, और मार्केट से ही अपने आप को धीरे धीरे बाहर भी ले आएंगी, है ना। लेकिन अब तो अभी तो फिलहाल दुनिया भर पे इसका फर्क पड़ा हुआ है। जी देखिए कितना फर्क है, ये अंदाजा लगा सकते हैं। मार्केट में कारों की बुकिंग 6-6 महीने की हो चुकी है, सप्लाई नहीं हो पा रही है। और जो भविष्य में अभी आने वाला ये गेहूं का जो मैं एक संकट देख रहा हूं, इतना जबरदस्त संकट गेहूं का होने वाला है, फूड ग्रेन्स का होने वाला है, समझे। और जो कच्चा माल यूक्रेन से आता था दुनिया भर में, ये कंपनियां नहीं बना पाएंगी उन मालों को, तो ये तो फर्क पड़ने वाला है और इसका भयंकर रूप भी देखने को मिलेगा आपको। जी
भयंकर रूप जरूर देखने को मिलेगा। और त्यागी सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जिस तरह से स्पेन और डेनमार्क के पीएम इससे पहले जो कि दौरा कर चुके हैं यूक्रेन का, और इस बीच यहाँ पर आज अमेरिका के कुछ मंत्री जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं यूक्रेन में, जो कि लगातार जायजा ले रहे हैं, और इससे पहले ब्रिटेन के पीएम का भी पहुंचना और तमाम डेलीगेशन जो लगातार पहुंच रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि वॉर टूरिज्म चल रहा है यहाँ पर। Yes, it can be called war tourism to destroy Ukraine. एक बात इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं समझी जा सकती है कि फिनलैंड और स्वीडन जो अपने आप को न्यूट्रल कंट्री कहते थे, उन्होंने अचानक क्यों डिसीजन ले लिया कि हम नेटो में जुड़ना चाहते हैं। बस यहीं से सारे आंसर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि ये युद्ध प्रारंभ किसने किया। युद्ध इसलिए प्रारंभ किया गया, ये अमेरिका ने प्रारंभ किया सर, आप लीजिए, रशिया के लिए गलत है, ये अमेरिका ने प्रारंभ किया इसलिए कि इस युद्ध में रूस यूक्रेन को उकसा के अगर युद्ध होगा तो रूस कमजोर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लड़ाई होगी तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा, मगर यूक्रेन को भी वो बचाना नहीं चाहता, यूक्रेन को वो बर्बाद करना चाहता है अमेरिका। दिस पॉइंट इज टू बी अंडरस्टूड। व्हाई? बिकॉज पहला, यूक्रेन के ऊपर कभी अमेरिका या नेटो देशों को विश्वास नहीं रहा, वो उनके लिए पाकिस्तान है। अगर उनको यूक्रेन पे विश्वास रहा होता तो वो पिछले 10-12 साल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे नाटो में ज्वाइन कर लो। वो फिनलैंड को 15 दिन में ज्वाइन कराना चाहते हैं और इसको 15 सालों में ज्वाइन नहीं कराया, इसके ऊपर विश्वास नहीं था उन्हें, और इसीलिए उन्होंने इसको अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं दी। अब जब यूक्रेन का बुरा हाल हो गया तो फिनलैंड और स्वीडन ने कहा हमें नाटो में ज्वाइन करो। यानी ये कि अगर यूक्रेन बर्बाद होगा तो जो बचे हुए देश हैं वो भी नेटो ज्वाइन करेंगे, और जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आज भी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस ये कहीं ना कहीं नेटो से अलग है। क्या बता दीजिए कि क्या जर्मनी गैस नहीं खरीद रहा रशिया से? क्या फ्रांस गैस नहीं ले रहा रशिया से? दे आर स्टिल गोइंग ऑन। और क्या रशिया ने और अपना मार्केट दूसरे देशों में नहीं बना लिया? और क्या उसने रूबल के अंदर ट्रांजैक्शन करने वाली बात को कुछ देशों से, शायद उसमें इंडिया भी शामिल हो, नहीं मनवा ली? नुकसान तो जरूर होगा सैंक्शंस का, लेकिन रशिया में रेजिलियंस है। रेजिलियंस में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1917 में जब से रशिया में आंदोलन हुआ, उस रेवोल्यूशन से लेके आज तक रूस के ऊपर लगातार प्रतिबंध लगते रहे हैं, वो इसका आदी हो चुका है। अगर प्रतिबंधों के से किसी देश की ताकत कम हो जाती तो नॉर्थ कोरिया की कम हो जाती, तो चाइना की कम हो जाती। अरे नॉर्थ कोरिया ने प्रतिबंधों के बावजूद वो बना लिया इतना देश जो कोई बना नहीं सकता। और आज जब ये कहते हैं कि साहब 2 खेमे में बढ़ जाएंगे, अरे बढ़ जाए। अगर अफ्रीका के 50 देश आके मिल भी जाए मान लीजिए अमेरिका से, तो आप ये समझिए कि अगर नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ में है, और वो है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, किम जो उस पापा को स्थापित करने वाला सोवियत यूनियन है, फर्स्ट रूलर ऑफ नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया की ताकत को आप कम ना समझे। चलिए एक फाइनल कमेंट मैं सोडी सर आपसे भी समझना चाहूंगा कि जो नुमाइश यहाँ पर चल रही है, जो वॉर टूरिज्म का मैंने जिक्र किया, लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं तमाम प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आखिर इससे हासिल क्या हुआ जेलेंस्की को? क्या सहानुभूति हासिल हुई या फिर कुछ और हासिल होगा? संभव जी, आपने बहुत एक बढ़िया वर्ड यूज किया, वॉर टूरिज्म, जो कि मैंने आज तक किसी चैनल में नहीं देखा। तो मेरा सलाम आपको, आपने बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया। ये जो जंग है ये वाकई में वॉर टूरिज्म बन के रह गया है, क्योंकि हमने आज तक किसी जंग में नहीं देखा कि इतने बड़े बड़े नेता वहां पे जाके देख रहे हैं कि तबाही कैसे हुई है। अरे भाई, आप तो अपने देश में बैठे बैठे देख सकते हो तबाही कैसे हुई है। आपको इतना दूर जाने की जरूरत क्या है? दूसरी चीज, हमने किसी जंग में नहीं देखा आज तक जो आधुनिक लड़ाइयां भी हुई कि पूरा इंटरनेट चल रहा है यूक्रेन में। यूक्रेन में ट्रेनें चल रही हैं, सैनिक लोग ट्रेनों से जा रहे हैं, वहां पे अभी कीव में पिक्चर हॉल भी खुल गए हैं। तो ये सारी चीजें दर्शाता है कि इस लड़ाई को अमेरिका ने और नाटो ने एक मजाक बना के रख दिया है, क्योंकि इसमें अमेरिका का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। क्योंकि जितनी लंबी ये लड़ाई चलती है उतना रूस आर्थिक तरीके से कमजोर होता है, क्योंकि रूस का रोज यूक्रेन की लड़ाई में $20 बिलियन खर्चा आ रहा है,
और दूसरा अमेरिका को एक और फायदा हो रहा है कि अमेरिका के हथियार और बिक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जर्मनी ने ऐलान किया कि वो अमेरिका से 35 फाइटर जेट खरीदेंगे और नाटो के तकरीबन हर देश ने ऐलान किया है कि वो अपने रक्षा बजट का इजाफा करेंगे। और कुछ 2 हफ्ते पहले ही फिनलैंड और स्वीडन ने ऐलान किया कि वो नाटो ज्वाइन करेंगे। नाटो ज्वाइन करने का मतलब एक बड़ा मतलब ये होता है कि अगर कोई भी देश नाटो ज्वाइन करता है तो उसको अमेरिका वाले हथियार खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि सारे नाटो देशों में ऑपरेटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि जो हथियार एक नाटो देश में वो दूसरे नाटो देश में भी हो, जरूरत पड़ने पे वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। तो ये सारा खेल अमेरिका के चलिए, चूंकि सर वक्त की कमी है सर, इतना ही समय है, मैं इतना ही समय ले पाऊंगा आज, फिर कभी चर्चा जरूर होगी और भी विस्तार से चर्चा भी करेंगे। निगम सर आपका बहुत धन्यवाद, त्यागी सर आपका बहुत धन्यवाद और सोढ़ी सर आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रूस यूक्रेन युद्ध को आज 2 महीने पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी से रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले भी शुरू किए थे, जो आज भी लगातार जारी है और ये युद्ध कहां जाके थमेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।